नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन अड्डा के यूट्यूब चैनल के ऊपर एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। अपनी जो पॉलिटिक्स सीरीज चल रही है जिसमें फंडामेंटल राइट्स चल रहे हैं, उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ में आ रहे होंगे। मैं इसको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो अब तक अपन ने आर्टिकल जो 22 तक है वहां तक पढ़ लिया था। इसके बाद में अपन आज आर्टिकल शुरू करेंगे, 23 से शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि आज का जो आर्टिकल है, जो कौन सा 20 जो 3 और 24 है, ये किसके अंदर आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन से में आते हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 22, 23 और 24 किस में आते हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है। अब इसके अंदर शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 23 कह रहा है कि मानव व्यापार, ठीक है, बेगार प्रथा और बलात्श्रम को क्या किया गया है? पूर्णतः अंत किया गया है। ठीक है। मानव का व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगर हो रही है तो वो भी क्या है? गलत है। उसके ऊपर रोक लगाई गई है। बेगार प्रथा, पुराने जमाने में क्या होता था कि लोगों से बुला लिया जाता था काम के लिए, जमींदार वगैरह होते थे तो वो क्या करते थे? लोगों को बुलाते थे कि आप हमारे खेत पे आओ, काम करो, और बदले में उनसे कोई पैसा, उस काम के बदले कोई पैसा नहीं दिया जाता। उसको बोला गया था बेगार प्रथा। तो बोला गया आर्टिकल कौन सा है? 23 किसको एंड कर रहा है? बेगार प्रथा को एंड कर रहा है। इसके अलावा क्या बोला गया है? फोर्स्ड जो लेबर है, कि अगर कोई जो भूमाफिया लोग है या माफिया टाइप के जो लोग हैं, वो किसी व्यक्ति को जबरदस्ती फोर्स करके, ठीक है, प्रेशराइज करके बंदूक की नोक के ऊपर काम कराते हैं, तो वो भी क्या है? गलत है। तो मानव व्यापार ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। ठीक है। महिलाओं बच्चों का बेचना, खरीद फरोख्त करना, ये भी क्या है? गलत है। बेगार प्रथा अगर करवा रहे हो तो वो भी गलत है। और इसके अलावा फोर्स्ड लेबर यानी बलात्सर्म अगर किसी से जबरदस्ती काम करवा रहे हो तो वो भी क्या बोला गया है? गलत बोला गया है। कौन सा आर्टिकल बोल रहा है? अनुच्छेद 23 बोल रहा है। अच्छा, संसद ने क्या बोला? कानून निर्माताओं ने बोला, संविधान निर्माताओं ने बोला कि ये गलत है, इसके ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए। अब इसके ऊपर रोक लगाने का जो उसके संबंधित कानून बनाने का अधिकार कौन है? तो वो बोला गया संसद के पास में। तो संसद ने इसकी पालना में अनैतिक व्यापार निवारण एक्ट 1956 बनाया, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन एक्ट 1976 बनाया। ठीक है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इनकी पालना के अंदर कौन से जो कानून संसद ने बनाए हैं। ठीक है। अगली धारा की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो अगली धारा क्या कहती है कि अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि कारखानों आदि में बालकों का नियोजन के ऊपर क्या बोला गया? प्रतिबंध लगाई गई। यानी कारखानों वगैरह के अंदर जो बालक होते हैं, चाइल्ड होते हैं, उन चाइल्ड लेबर के ऊपर क्या लगाई गई है? रोक लगाई गई है। अब इसके अंदर जो आज अभी जो नया कानून है, जो संसद से अभी इससे रिलेटेड नवीनतम जो कानून बनाया गया है, वो कानून बनाया गया है बलात्श्रम निषेध व नियमन एक्ट 2016। कौन सा कानून बनाया गया? 2016 के अंदर। इससे पुराना जो कानून था उसको हटा के अब नया कानून लागू हो गया है। इस कानून में क्या बोला गया है? इस कानून में बोला गया है बालक, बालक का मतलब होता है चिल्ड्रन से, यानी 14 साल से कम आयु के बच्चों से किसी भी प्रकार के व्यवसाय में काम करवाना पूर्णतः क्या होगा? प्रतिबंध होगा। यानी 14 साल से छोटे बच्चे से तो आप कोई भी प्रकार का काम नहीं करवा सकते। इवन जो चाय की थड़ी के ऊपर आप देखते हो छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, अगर उनकी आयु 14 साल से कम है तो उन्हें ये करवाना चाइल्ड लेबर के क्या माना जाएगा? खिलाफ माना जाएगा। ये चाइल्ड लेबर माना जाएगा और इसके ऊपर आपके ऊपर क्या हो जाएगी? कानूनी, यानी 14 साल से कम उम्र के बच्चों को तो किसी प्रकार का कोई काम नहीं करवा सकते हो। दूसरा इसमें बोला गया किशोर। किशोर का मतलब होता है कि 14 से 18 साल वर्ष के जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों से परिसंकट में उद्योगों में काम नहीं करवाया जा सकता है, बाकी काम करवा सकते हो। हेजार्डस उद्योग, जिनमें जान का बच्चों का खतरा होता है, ठीक है, जैसे कारखाने हो गए बड़े बड़े, जिनमें बड़ी बड़ी मशीनरियां चलती हैं, उनके अंदर आप काम नहीं करवा सकते, खदानों में काम नहीं करवा सकते हो। कौन से बच्चों को? 14 से 18 साल तक के बच्चों को वो काम नहीं करवाया जा सकता। 14 उम्र से कम है या 14 से 18 क्या है, तो जैसे चाय की थड़ी के ऊपर अगर घर वालों की हेल्प के लिए काम कर रहा है तो वो करवाया जा सकता है। ठीक है। आगे अपन देखते हैं। अगला जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद नया जो आ जाता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा आ जाता है? धार्मिक स्वतंत्रता। कहां से कहां तक? 25 से लेके 28 तक। अनुच्छेद जो 25 है वो क्या कह रहा है? तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 25 क्या कह रहा है कि व्यक्ति को अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता के आधार पर कोई भी धर्म मानने या न मानने के लिए स्वतंत्र है। अंतःकरण का मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल अपने किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। अपने खुद के मन से अगर कोई आया कि मैं ये धर्म स्वीकार करूं तो वो धर्म स्वीकार कर सकता है। अगर वो धर्म नहीं स्वीकार करना चाहे तो नहीं स्वीकार कर सकता है। मतलब अपनी इच्छा से होना चाहिए। ठीक है। दूसरा इसमें क्या बोला गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है कि यदि कोई बलपूर्वक, ठीक है, या कोई लालच देके धर्म परिवर्तन करवाता है तो वो इसमें शामिल नहीं है। यानी कोई आपको बोल रहा है कि साहब ये धर्म स्वीकार कर लो या ईसाई धर्म में आ जाओ, हम आपको पैसे देंगे, ये देंगे, तो वो आपको क्या हो गया? लालच दिया। या कोई जबरदस्ती आपको प्रेशराइज कर रहा है कि हम आपका कत्ल कर देंगे, आपको ये धर्म स्वीकार करना होगा, तो ऐसा कोई करते हैं तो वो गलत होगा और वो स्वीकार्य नहीं होगा। बाकी अपनी व्यक्ति अपनी इच्छा से जो धर्म मानना चाहे वो धर्म मानो, कोई सरकार की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। दूसरा इसके अंदर ध्यान रखना कि एक हिंदू शब्द के अंदर सिख भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं और जैन भी इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। एक जो सिख धर्म होते हैं वो सिख धर्म के लोग कृपाण धारण करते हैं,
वो इन्हें क्या मिली हुई है, छूट मिली हुई है कि साहब सिख धर्म के लोग कृपाण धारण कर सकते हैं। दूसरी चीज, जैन धर्म के अंदर संथारा प्रथा होती है, ठीक है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, इंडियन हिस्ट्री, और इंडियन हिस्ट्री के अंदर मौर्य जो डायनेस्टी है, मौर्य डायनेस्टी के अंदर आपने पढ़ा होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई थी, तो अपन देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, जो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, वहां जाके संथारा धारण कर लिया था। संथारा क्या होता है, ये आज भी चल रहा है। संथारा में क्या होता है, जो जैन मुनि जो लोग होते हैं, बूढ़े लोग जैन धर्म के, वो बोलते हैं हम देह त्याग करेंगे और उसके लिए खाना पीना छोड़ देते हैं, मतलब आमरण, एक तरह से भूखा रहना शुरू कर देते हैं। तो कोर्ट के अंदर ये केस गया और कोर्ट में बोला गया कि साहब ये तो एक तरीके से सुसाइड है। तो इन्होंने बोला कि नहीं, ये हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, देखो आप कितने हजारों सालों से ये चल रही आ रही है। तो कोर्ट ने भी बोला कि ये संथारा जो धारण करते हैं, ये इनका क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता है, यहाँ पे इसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा। जैसे सिख लोग हैं, उनका कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर आता है। एक कोर्ट के अंदर बोला गया है कि एक केस आया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, सायरा बानो वर्सेस भारत संघ 2017 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ट्रिपल तलाक को अनुच्छेद 25 के तहत क्या नहीं माना जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता मानने से इनकार कर दिया, यानी इसे अवैध घोषित कर दिया है। जैसे अपन ने बोला कि सिख कृपाण धारण करते हैं, तो ये धार्मिक स्वतंत्रता में आता है कि साहब मान लो वो करेंगे, उनको ये स्वीकार्यता है। जैन धर्म के लोग भूखे रह के संथारा करके अपने शरीर का त्याग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसे सुसाइड नहीं माना जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता माना जाएगा। तो वैसे ही एक केस गया मुस्लिम महिलाओं में। मुस्लिम धर्म में आपने देखा होगा तलाक के लिए क्या बोला जाता है, तलाक 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 तलाक। तो यहाँ पे ये बोला गया कि ये जो मुस्लिम धर्म है, इस मुस्लिम धर्म के अंदर जो तलाक तलाक ट्रिपल तलाक करते हो, अनुच्छेद जो 25 है, इसके अंदर धार्मिक स्वतंत्रता मानने से इनकार कर दिया और बोला गया कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो क्या होगा, अवैध होगा, इलीगल होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो क्या होगा, इलीगल होगा। अगली धारा की तरफ अपन बढ़ते हैं, अनुच्छेद की तरफ। अगला अनुच्छेद है 26। अनुच्छेद 26 क्या कह रहा है कि सभी धार्मिक स्वतंत्र समुदाय हैं, धार्मिक मान्यताओं की स्थापना व उनका प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी जो धार्मिक समुदाय है, जो कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, वो कोई भी जो धार्मिक संस्थाओं की, मान्यताओं की नहीं, यहाँ पे संस्थाओं की स्थापना है। कहने का मतलब है कि सभी धार्मिक समुदाय धार्मिक संस्थाओं की क्या कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं और उनका क्या कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। कोई भी धर्म से रिलेटेड संस्था बना सकते हैं और उसका मैनेजमेंट करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद कौन सा, 26 कह रहा है। अनुच्छेद 27 कह रहा है कि राज्य किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा जिससे प्राप्त आय किसी अन्य धर्म पर खर्च करने के लिए, अन्य धर्म पर खर्च करने के लिए निर्धारित की गई हो। कहने का मतलब है कि राज्य अपने ऊपर बहुत सारे कर लगाता है, लेकिन उन करों से जो भी आय प्राप्त होती है वो सबके ऊपर लगती है। ठीक है, ये नहीं होता है कि साहब ये आय इस धर्म के ऊपर लगेगी। लेकिन सपोज करो कि राज्य सरकार एक ऐसा कोई कर लगा देती है अपने ऊपर, मान लो कर तो लगे हुए, उन कर के अंदर मान लो पेट्रोल के ऊपर ही मान लो 5% का या 1% का अपने कर के ऊपर कर लगा दिया, जिसे अपन सेस के नाम से जानते हैं। और सरकार ने बोला कि ये जो 1% कर है ये हिंदू धर्म के मंदिरों के पुनर्द्वार के लिए खर्च होगा। नहीं, ये गलत होगा। यानी क्या बोला गया है कि सरकार कोई भी ऐसा कर नहीं लगाएगी जिससे प्राप्त आय पहले से डिसाइड कर दी कि हम इस धर्म के ऊपर खर्च करेंगे, ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये गलत होगा। उसके अलावा अनुच्छेद 28 क्या बोल रहा है कि सरकार द्वारा वित्त पोषित, यानी सरकार अगर किसी संस्थान में फाइनेंस कर रही है, पैसा लगा रही है, तो उस संस्थान में क्या नहीं दी जा सकती है, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। ठीक है, लेकिन यदि कोई अनुदान, यहाँ पे अगर कोई ग्रांट मिल रही है, सरकार भी सहायता दे रही है, कोई निजी संस्थान है उसमें सरकार भी अपना क्या लगा रही है, पैसा लगा रही है, तो वहां पे अपन क्या दे सकते हैं, धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन उसमें भाग लेने के लिए किसको प्रेशराइज नहीं कर सकते। वापस बता देता हूं, कहने का मतलब है कि कोई जो सरकारी शिक्षण संस्थान है उन जिसमें सरकार का पैसा लगा हुआ है, उनमें सरकार धार्मिक शिक्षा नहीं देगी। पहली बात तो ये, क्योंकि सरकार का कोई धर्म ही नहीं है, इसलिए धार्मिक शिक्षा प्रमोट करेगी नहीं। लेकिन अगर कोई संस्थान है वो प्राइवेट है और उसमें सरकार अपना पैसा लगा रही है, तो वहां धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन उसमें किसी को भाग लेने के लिए क्या नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता है कि नहीं सारे बच्चों को इसमें क्या होना, प्रेशराइज है कि ये धार्मिक शिक्षा इसको लेना ही होगा, नहीं, ऐसा प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस प्रकार अपने ये कंप्लीट हो जाते हैं। आगे अपन देखते हैं, आगे आता है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 29 व 30 के अंदर आता है। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 29 व 30 में। अनुच्छेद 19 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, संस्कृति व लिपि को संरक्षित रखने का पूरा अधिकार होगा। ठीक है, अल्पसंख्यक जो वर्ग है उन्हें अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी जो लिपि है उसे संरक्षित रखने का पूरा अधिकार होगा। धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा के आधार पर किसी भी व्यक्ति को द्वारा संचालित या अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। यानी किसी भी व्यक्ति को धार्मिक आधार के ऊपर, किसी व्यक्ति को उसके मूल वंश के आधार पर, किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर, किसी भी व्यक्ति को उसकी भाषा के आधार पर
किसी भी व्यक्ति को, जो भी यानी राज्य द्वारा संचालित, ठीक है, किसी आधार पर किसी भी व्यक्ति को राज्य द्वारा संचालित, या तो राज्य द्वारा संचालित हो या राज्य द्वारा अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थान है, उसमें प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। ये साहब आपकी ये भाषा है और हम भाषा वाले व्यक्ति को यहाँ पे प्रवेश नहीं देंगे, ये नहीं बोला जाएगा। यानी सरकारी संस्थान और वो संस्थान जिनमें सरकार पैसा लगा रही है, ग्रांट दे रही है, ना उनमें मूल वंश, जहां उनमें जाति के आधार पर ना भाषा के आधार पर कोई भेदभाव होगा, उन्हें प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 क्या बोल रहा है कि अल्पसंख्यक वर्ग है उनको अपने धर्म भाषा के आधार के ऊपर, अल्पसंख्यक का मतलब क्या हो गया, अल्पसंख्यक का मतलब हो गया धर्म और भाषा के आधार के ऊपर जो अल्पसंख्यक है उनके बारे में बात हो रही है। किसके आधार पे, धर्म के आधार पे और भाषा के आधार पे वो अपने पसंद की शैक्षणिक संस्थान क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं और उसका क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, उनका मैनेजमेंट करने का अधिकार होगा। सरकार अनुदान देते समय इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगी। कहने का मतलब है कि सरकार अनुदान देते समय यहाँ कोई भी भेदभाव नहीं करेगी, सबका सब क्या रहेगा, सबके साथ में बराबर रहेगा। ठीक है, अगला क्या बोला गया है, अपन ने देखा था अनुच्छेद 31, ठीक है, अपन ने पढ़ा था संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसे हटा दिया। अब कहां ले जाके रख दिया है, तो 300A के अंदर इसे क्या बना दिया, कानूनी अधिकार। इसके अलावा एक कौन सा आर्टिकल हटाया था, अपन ने पढ़ा था अनुच्छेद 19(1)(f) को भी हटा दिया है। तो अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के संपत्ति के अधिकार को हटा दिया यहाँ से और ले जाके 300A में क्या बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया है। आगे अपन देखते हैं, आगे आता है अनुच्छेद 32, वेरी इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या कह रहा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज की बात हो रही है। अनुच्छेद 32 क्या कह रहा है, अच्छा अनुच्छेद 32 के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे क्या बोला है, संविधान की आत्मा बोला है। वीआईपी लगा लेना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सीटी एग्जाम के अंदर, आपके यू एग्जाम में, आपके आरएस एग्जाम में, जितने भी एग्जाम है उनमें ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, पूछा जाएगा कि संविधान की आत्मा किसको, किसने, किसे बोला है, तो भीमराव अंबेडकर ने बोला है। किसे बोला है, भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद 32 को क्या बोला है, संविधान की आत्मा बोला है। ठीक है, एक केस आया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको केसों के नाम भी ध्यान रखने। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन कामगार यूनियन वर्सेज भारत सरकार या भारत संघ के अंदर 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया था, फैसला दिया था। ठीक है, इसको क्या बोला है, अनुच्छेद 32 को संविधान का क्या बताया, मूल ढांचा बताया है। यानी अनुच्छेद 32 को संविधान का मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर। मैंने आपको केशवानंद भारतीवाद पढ़ाया था, उसमें बोला था 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि संसद पूरे कानून को चेंज कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेगी। उस समय सरकार ने पूछा था सर बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो कोर्ट ने बोला कि जब जब केस आएगा हमें लगेगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है तो हम बता देंगे ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे कौन सा केस है, तो आपको ध्यान रखना है कि फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो आर्टिकल 32 है वो संविधान का क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, आपको ध्यान रखना है। यानी अब इसमें ये बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया, मतलब संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती, इसको चेंज नहीं कर सकती है। फिर एक केस आता है एल चंद्र कुमार वर्सेस भारत संघ 1997 के अंदर 7 जजों की बेंच ने बोला था। इसमें क्या बोला कि अनुच्छेद 32 तो है ही है, इसके अलावा अनुच्छेद 226 है, उसके तहत जो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है ये भी क्या है, संविधान का क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 को बेसिक स्ट्रक्चर कौन से केस में बताया, तो अपन बोलेंगे एल चंद्र कुमार जो केस था उसके अंदर बताया गया है कि ये क्या है, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर खाली अनुच्छेद 32 के लिए बोला जाए तो कामगार जो फर्टिलाइजर यूनियन जो केस है, ये सॉरी फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन कामगार यूनियन केस के अंदर बोला गया है। ठीक है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स है जिनकी अपने बात करी थी, अगर उनका उल्लंघन होता है तो आप क्या कर सकते हो, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 32 के तहत। कितनी प्रकार की रिट जारी करवा सकते हो, 5 प्रकार की रिट जारी करवा सकते हो। ठीक है, वहीं अगर आप चाहो तो आप हाईकोर्ट में भी जा सकते हो। आप हाईकोर्ट में कौन से आर्टिकल के तहत जाओगे, 226 के तहत जाओगे। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे तो वहां आपको पूछ सकता है कि इन दोनों में थोड़े अधिकार व्यापक किसके हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस मामले में हाईकोर्ट को थोड़े क्या है, व्यापक अधिकार प्राप्त है। हाईकोर्ट कानूनी अधिकारों के लिए भी क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे देंगे और आपसे स्टेटमेंट बोल देंगे ये स्टेटमेंट सही है गलत है, आप अनुमान लगाओगे कि नहीं हाईकोर्ट के तो क्या अधिकार होंगे, अधिकार तो ज्यादा किसके होंगे, सुप्रीम कोर्ट के। तो स्टेटमेंट आप बोल दोगे नहीं गलत है, यहाँ पे हाईकोर्ट नहीं होगा, यहाँ सुप्रीम कोर्ट होगा, जबकि यहाँ पे क्या है, हाईकोर्ट ही होगा। तो यानी आपके मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत जाओगे, 32 के तहत जाओगे। अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है, आप हाईकोर्ट जाना चाहते हो तो किस आर्टिकल के तहत चले जाओगे, 226। ठीक है, आपकी मर्जी है, दोनों में से जहां भी जा सकते हो।
क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है। अनुच्छेद 32 को किसमें बोला गया था? तो अपन ने बोला था फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन जो कामगार यूनियन केस है उसके अंदर अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बताया है। अगर बोलेंगे 226 को भी मूल अधिकार मूल ढांचा है क्या? बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? बिल्कुल है। एल चंद्र कुमार केस के अंदर अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 दोनों को क्या बता दिया? बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया। मतलब इसमें सरकार या संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें कितने प्रकार की रीट जारी होती है? तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इसमें 5 प्रकार की रीट जारी होती है। 5 प्रकार की रीट कौन कौन सी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक तो कौन सी आगे? बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे क्या बोलते हैं? हैबियस कॉर्पस। यानी जिस किसी भी व्यक्ति को यह लगता है कि उसे अवैध रूप से क्या बनाया गया है? बंदी बनाया गया है, तो व्यक्ति या तो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति भी उसके लिए क्या कर सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगवा सकता है। कोर्ट संबंधित अधिकारी या व्यक्ति को क्या देगा? ये आदेश देगा कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय और निश्चित स्थान पर पेश करे ताकि बंदी बनाए जाने के कारणों की जांच कर सके। समझ में नहीं आएगा, मैं बता देता हूं कि यदि किसी व्यक्ति को पुलिस आती है और बंदी बना लेती है, या किसी व्यक्ति को कोई निजी आदमी, कोई प्राइवेट व्यक्ति भी आके बंदी बना लेता है, ठीक है, तो कोई व्यक्ति, वो व्यक्ति खुद भी कोर्ट जा सकता है या उसका जानकार कोई व्यक्ति कोर्ट जा सकता है। साहब, हमें लगता है कि इस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है और उस व्यक्ति को क्या किया जाए? आप हम पेश करवाया जाए। तो कोर्ट फिर क्या करेगा? जांच करेगा और कोर्ट ये रिट जारी कर देगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। सपोज करो, एक एग्जांपल दे देते हैं, आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो और आपको पुलिस आई उठा के लेके चली गई, ठीक है, और पुलिस उठा के लेके चली गई और पुलिस को पता लगा, 2 दिन से पता लगा ना, तो आपके जो दोस्त है उसे 24 घंटे के अंदर, अपन ने देखा था अनुच्छेद 22 के अंदर क्या बोला गया है? 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। तो पुलिस ना तो आपको क्या कर रही है? मजिस्ट्रेट के समक्ष आपके दोस्त को पेश किया है, ना आपको उसको छोड़ा है, ठीक है, कुछ भी नहीं बता रही है। तो अब आप कंडीशन में क्या करोगे? आप हाईकोर्ट चले जाओगे या सुप्रीम कोर्ट जाओगे, 226 लगाओगे और बोलोगे कि साहब बंदी प्रत्यक्ष याचिका लगाओगे कि हमें लगता है कि इस व्यक्ति को जबरदस्ती बंदी बनाया गया है और इसको आप कारणों की जांच करके पेश करो। अब कोर्ट क्या करेगा? ये रिट जारी करेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण उस थाने के खिलाफ में जारी करेगा कि बोलेगा कि हमें लगता है कि आपने इस व्यक्ति को बंदी बनाया है, तो हमें उस व्यक्ति को हमारे सामने पेश करो, हम जांच करेंगे कि आपने उस व्यक्ति को गलत तो बंदी नहीं बना लिया है ना। अब वहां पे उस व्यक्ति को पेश किया जाएगा और कोर्ट वहां पे जांच करेगा। अगर वो सही है तो ठीक है, कंटिन्यू रखा जाएगा, और गलत किया है तो उस व्यक्ति को आजाद कर दिया जाएगा। अब आपके मन में ये हो सकता है, विचार आ जाए कि सर पुलिस तो मना भी कर सकती है, व्यक्ति को बंदी बना लिया, रख लिया, सब कुछ हो गया, ठीक है, लेकिन पुलिस मना कर दे कि साहब हमने तो इस व्यक्ति को बंदी बनाया ही नहीं है, पलट जाए, तो क्या फिर इस केस में क्या होगा? तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आजकल डिजिटल युग है, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, तो जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं कोई कैमरा होगा जिसमें पुलिस की गाड़ी के अंदर वो व्यक्ति बैठा हुआ दिख जाएगा, आपका दोस्त, ठीक है, या फिर आपके दोस्त के जो लाइब्रेरी है वहां के कैमरों में दिख जाएगा, या वहां पे कोई व्यक्ति, जितने लाइब्रेरी में स्टूडेंट थे उनमें से कोई व्यक्ति गवाही दे देंगे, साहब हमारे सामने पुलिस आई थी, इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके लेके गई है। तो ऐसे मामलों में पुलिस मना नहीं कर सकती है, ठीक है, अगर मना करती है तो अफसरों को जवाब देना भारी पड़ जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से, चाहे कोई निजी व्यक्ति बंदी बना लेता है या कोई सरकारी व्यक्ति या कोई अधिकारी कोई भी बंदी बना लेता है पुलिस, तो आप उस व्यक्ति को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगवा के पेश करवा सकते हो कोर्ट के अंदर, ठीक है। अगली धारा अपन देखते हैं, अगली धारा कौन सी है? परमादेश है। कौन सी है? परमादेश। अगली रीट कौन सी है? परमादेश। परमादेश को बोलते हैं मेंडमस, यानी यदि कोई पदाधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो कोर्ट द्वारा इस रीट के द्वारा उस पदाधिकारी को कर्तव्य पालन का क्या दिया जाता है? आदेश दिया जाता है। कैसे? सपोज करो आप ईओ लग गए, ठीक है, और आपके ईओ लगने के बाद में कोई व्यक्ति आपके सामने अपने मकान के कागज पेश कर देता है, सरेंडर कर देता है, आपको बोलता है साहब हमें पट्टा दे दो, सारी जो चीजें हैं वो सारी पूरी कर दी, या सारे, मान लो उसने कोई जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, नगर पालिका जारी करती है, सब कुछ कर रही है, आपका काम है जारी करना, आपके पास में बार बार जाता है, ना तो आप उसे हाँ बोलते हो ना ना बोलते हो, मना नहीं करते, काम करते नहीं हो, 2 साल से वो आपके पास में घूम रहा है, तो व्यक्ति फिर कहां चला जाएगा? कोर्ट के पास में चला जाएगा, और कोर्ट के पास में जाके बोलेगा सर परमादेश रीट क्या करो, जारी करो। कोर्ट क्या करेगा? परमादेश रीट जारी करेगा आपके खिलाफ, अगर आप ईओ लगे हुए हो, और आपसे बोलेगा कि आप अपने कर्तव्यों का पालन क्यों नहीं कर रहे हो, भाई साहब आपको कोई चीज की कमी है, डॉक्यूमेंट्स की कमी है, तो इस व्यक्ति को बताओ ये काम आपका काम है, आप अपने पद के ऊपर बैठे हो तो आपको ये काम करना ही होगा, अगर नहीं कर रहे हो तो फिर आपके खिलाफ में कार्रवाई होगी। कहने का मतलब है कि कोई भी पदाधिकारी अपने पद के ऊपर बैठ के काम करने से मना नहीं कर सकता, जो उसका काम है। अगली धारा अपन देखते हैं, तो अगली धारा कौन सी है? अगला जो रिट है वो कौन सी है? तो अगली रिट है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है प्रोहिबिशन, ठीक है। यदि अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सुनवाई कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट
या हाई कोर्ट इस रीट द्वारा उसे सुनवाई करने से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है, यदि अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि कोई लोअर कोर्ट है और उस कोर्ट के अंदर क्या चला गया, मान लो आपने सपोज करो आपने बोला कि साहब मेरे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, और आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो या कहां जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो। अपन एक हाइपोथेटिकल बात करें कि अधीनस्थ न्यायालय के पास में मूल अधिकारों के हनन के खिलाफ शिकायत सुनने का कोई अधिकार नहीं है, और उस अधीनस्थ न्यायालय ने आपकी कोई शिकायत है और उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, या किसी व्यक्ति की शिकायत को एक्सेप्ट कर लिया, तो कोई व्यक्ति है वो जा सकता है, साहब ये कैसे सुन रहे हैं, इनको तो ये अधिकार ही नहीं है। क्या अधिकार नहीं है कि मूल अधिकारों से संबंधित मामलों की सुनवाई का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है, किसको है, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को, ये कैसे सुनवाई कर रहे हैं, ये तो इनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता। तो फिर कोर्ट जो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे, कौन सा जो रीट जारी करेंगे, प्रतिषेध रीट, और उस कोर्ट को बोलेंगे, अधीनस्थ न्यायालय को बोलेंगे कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके क्या कर रहे हो, सुनवाई कर रहे हो, तो इस रीट द्वारा उसे क्या करेंगे, सुनवाई करने से रोकेंगे कि नहीं नहीं अब आप ये सुनवाई नहीं करोगे, बंद करो इसको, ये आपके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता, आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके सुनवाई कैसे कर रहे हो। तो कौन सी रीट जारी करेंगे, परमादेश जारी करेंगे या प्रतिषेध जारी करेंगे और मना करेंगे। अगला अपन देखते हैं, अगला आता है, थोड़ा सा ध्यान रखना इसके अंदर कि ये न्यायिक और अर्ध न्यायिक दोनों प्रकार के कोर्ट के खिलाफ जारी होती है जो न्याय करने का अधिकार रखते हैं। मतलब न्यायिक प्रक्रिया में तो आप समझ ही गए कि साहब अपन ने देखा ही न्यायिक प्रक्रिया के अंदर तो अपन ने मान लो कोई न्यायालय है उसके अंदर वो कोई काम कर रहा है, अधिकार कर रहा है, सुनवाई कर रहा है। या फिर आपने देखा कि अर्ध न्यायिक का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो मानवाधिकार आयोग है और मानवाधिकार आयोग को मान लो कोई जो मामला अधिकार उसके अंडर में आता ही नहीं है, और मानवाधिकार आयोग उस मामले क्या करवा है, सुनवाई कर रहा है। अब मानवाधिकार जो आयोग है उसकी प्रकृति कैसी है, अर्धन्यायिक है। अर्धन्यायिक प्रकृति होते हुए उस मामले क्या कर रहा है, सुनवाई कर रहा है, तो क्या उसके खिलाफ में भी जारी हो सकती है क्या प्रतिषेध, तो बिल्कुल। यानी आपको ध्यान रखना है न्यायिक जो न्यायालय उनके खिलाफ और जो अर्धन्यायिक न्यायालय है उनके खिलाफ में भी ये रीट क्या होती है, जारी होती है। अगली देखते हैं उत्प्रेषण, ठीक है, अगली कौन सी है, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब क्या हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय वापिस वही है, या अर्धन्यायिक जो संस्थाएं या ट्रिब्यूनल है, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया, फैसला दिए जाने के बाद में उस फैसले की वैधानिक जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उस फैसले की जुड़ी हुई समस्त पत्रावली अपने पास में मंगा सकते हैं। कहने का मतलब है कि कोई अधीनस्थ न्यायालय फैसला देता है, या कोई अर्ध न्यायालय जैसे मानवाधिकार आयोग ने कोई फैसला दे दिया, या कोई ट्रिब्यूनल है जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने कोई फैसला दे दिया, तो अब क्या होगा कि वो जो फैसला है उस फैसले से जुड़े हुई सारी पत्रावलियां क्या कर सकता है, अपने पास में मंगवा सकता है। कौन से आर्टिकल के खिलाफ, आर्टिकल वो कौन से आर्टिकल के तहत, तो 32 और 226, 32 तो सुप्रीम कोर्ट और 226 हाई कोर्ट के लिए मंगवा सकता है। कौन से किसके द्वारा कौन सी रीट भेजेगा, उत्प्रेषण, मतलब ऊपर की तरफ भेजो, हम जांच करेंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या बोलेंगे कि ये जितने भी आपने फैसला दिया है वो पत्रावलियां हमारे पास में भेजो, हम जांच करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अगला आता है, लास्ट आता है अधिकार पर्चा। अधिकार पर्चा आता है, ठीक है। अधिकार पर्चा का मतलब यह हुआ कि कानून द्वारा सृजित सार्वजनिक पद के ऊपर आसीन व्यक्ति को ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करे जिसके लिए उसके पास वैधानिक अधिकार नहीं हो। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस रीट द्वारा उस पदाधिकारी से पूछता है कि वो किस अधिकार से इस पद के ऊपर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। कानून द्वारा सृजित सार्वजनिक पद होना चाहिए और उस पद के ऊपर ऐसा कोई व्यक्ति बैठ जाए जिसको उसके पास में काम करने का अधिकार नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट, आप चले जाओ कोर्ट के अंदर। इसका मैं एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल देता हूं कि सपोज करो आप कहां जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, आप कहां जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, और ट्रेन के अंदर जीआरपी का कोई पुलिस का सिपाही आके आपके पास में आके बोलता है अपनी टिकट दिखाओ, अपनी क्या दिखाओ, टिकट दिखाओ। अगर आपने ये क्लास ले रखी है तो आप उसे बोलोगे कि किस अधिकार परीक्षा से आप मेरे पास में ये टिकट देखने का, आप क्या हो, पुलिस के जीआरपी के जवान हो, आप सुरक्षा के लिए लगे हो, आप मेरी टिकट नहीं देख सकते हो। अगर आपको मेरे पे डाउट है, आपको मेरे सामान पे संदेह हो, पूरे सामान की तलाशी ले सकते हो, मेरी तलाशी ले सकते हो, लेकिन टिकट देखने की, पंचायती करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि टिकट देखने का काम किसका है, टीटी का है। टिकट देखने का काम किसका है, तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि सार्वजनिक पद के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति है, जीआरपी का जवान, और वो क्या कर रहा है, ऐसे पदाधिकारी रूप में काम कर रहा है जिसके लिए उसके पास में वैधानिक अधिकार नहीं है। अरे भाई उसका काम क्या है, रेलवे के अंदर आपकी सुरक्षा का काम है, और वो आके क्या देख रहा है, आपकी टिकट चेक कर रहा है। तो मतलब जिस पद के लिए वो वैध ही नहीं है और उस पद के ऊपर बैठ के वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो कोर्ट आप उस व्यक्ति को बोल सकते हो या उस व्यक्ति को धमकी दे सकते हो कि किस अधिकार परीक्षा के तहत आप मेरे से टिकट देख रहे हो। वो बोलेगा कि नहीं मैं देख सकता हूं ये वो, आप उसका वीडियो बना लो और कोर्ट के अंदर पेश कर दो।
उस व्यक्ति के खिलाफ में रिट दायर कर दो। रिट दायर करने के बाद में कोर्ट उस व्यक्ति के खिलाफ में क्या करेगा, अधिकार परीक्षा रिट दायर करेगा, उस व्यक्ति को बुलाएगा और बोलेगा भाई साहब आप कैसे कैसे बात देख रहे हो, आप टिकट बहुत ज्यादा देखने आ गई क्या टिकट आपको? आपको अगर डाउट है तो इसका सामान चेक कर सकते हो, टिकट चेक करने का अधिकार आपके पास में नहीं है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी सार्वजनिक पदाधिकारी ऐसे पद के ऊपर बैठ के काम कर रहा है जिसके लिए वो लीगल रूप से वैध नहीं है, तो फिर कोर्ट ऐसे व्यक्ति के खिलाफ में जो अधिकार परीक्षा रिट जारी करके पूछता है कि हमें स्पष्टीकरण दीजिए कि आप किस अधिकार के तहत इस पद के ऊपर बैठे हो। जाहिर सी बात है उस व्यक्ति के पास में कोई भी लीगल जवाब नहीं होगा तो उस व्यक्ति के खिलाफ में क्या की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये जो 5 प्रकार की रिट है ये आपकी समझ में आई होगी। मैंने सरल शब्दों में थोड़ा इसे समझाने का प्रयास किया, हो सकता है मैं अपने प्रयास में सफल भी रहूं और हो सकता है ना भी रहूं। अगर आपको अच्छा लगता है, सफल रहा, तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।